हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स की दो इम्पोर्टेंट साइकिल, दैट इज डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में हम देखेंगे उसकी इफिशियंसी का डेरिवेशन और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे डुअल साइकिल। डुअल साइकिल क्या होती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीजल साइकिल। डीजल साइकिल हमने जब वर्किंग ऑफ सीआई इंजन देखा था वीडियो में, उसमें हमने बहुत डिटेल में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम फिर से उसको डिस्कस करते हैं ताकि जब हम डेरिवेशन करें तो आपको ये चीजें क्लियर हो। तो इस डीजल साइकिल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल। अब इसको हम कांस्टेंट प्रेशर क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे आगे। जैसे हम ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हम हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में करते हैं। यहाँ पे हम हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे, इसलिए हम इसको कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल भी बोलते हैं। तो 0 से 1 अगेन सक्शन स्ट्रोक रहेगा, जो यहाँ पे 0 रहेगा, और फिर 0 से 1 सक्शन स्ट्रोक रहेगा। 1 से 2 हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है, जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। 2 से 3 हीट का एडिशन होगा। यहाँ पे देखिए, जो हीट का एडिशन है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए इस साइकिल का नाम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल भी पड़ा है। ठीक। 3 से 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, जिसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। यही वो स्ट्रोक है जहाँ पे हमको साइकिल से पावर आउटपुट मिलता है। फिर 4 to 1 हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन जैसा ऑटो साइकिल में होता था वैसे ही हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। और फिर जब हम 1 में आ गए तो 1 से 0 अगेन क्या होगा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, जहाँ पे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो ये हमारी हो गई डीजल साइकिल इन पीवी प्लॉट, पीवी डायग्राम में डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में क्या डिफरेंस दिखा हमको? कि वहां पे ऑटो साइकिल में जो हीट का एडिशन होता था वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था, और यहाँ पे जो हीट का एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। मतलब जब हीट यहाँ पे ऐड होगा तो पिस्टन का मूवमेंट होगा। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आने स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब ऑटो साइकिल की बात कर रहे थे तो वहां पे जो कंबशन का फिनोमिना होता था वो इंस्टेंटेनियस फिनोमिना था। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है तभी पूरा का पूरा फ्यूल जलता था। तो उसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होता था वहां पे, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर में। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, कि फ्यूल जब इंजेक्ट होता है तो उसको कुछ समय लगता है इंजेक्ट होने में, और जब तक वो इंजेक्ट होते रहता है वो ड्यूरेशन है 2 से 3, और उस ड्यूरेशन में पिस्टन का मूवमेंट होता है। लेकिन ऑटो साइकिल में जो कंबशन का फिनोमेना है वो एक स्पार्क से स्टार्ट होता है, एंड स्पार्किंग इज ए इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, इसलिए वहां पे बिना पिस्टन के मूवमेंट से भी के अलावा भी कंबशन का फिनोमेना हो जाता है। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट कराने में, कंबशन चैम्बर में हम डायरेक्ट फ्यूल को इंजेक्ट करा रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। उस समय हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जैसे जैसे फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसी हिसाब से हम पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेंगे ताकि कंबशन चैम्बर के अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहे। अब ये जो 2 और 3 है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम V2 है और यहाँ पे 0.3 में वॉल्यूम V3 है। तो यहाँ पे हम V3/V2 को एक नया नाम देंगे, दैट इज कट ऑफ रेशियो। जैसे कि हमने ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो देखा था। कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो ऑटो साइकिल में दोनों सेम होता था। क्या होता था कंप्रेशन रेशियो? V1/V2। और एक्सपांशन रेशियो क्या होता था? V3/V4। वहां पे दोनों सेम होता था, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो भी अलग है। ठीक। V1 क्योंकि V2 और V3 दोनों अब सेम नहीं है। और यहाँ पे एक नया टर्म आया है, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो मतलब हमने फ्यूल का इंजेक्शन कौन से पॉइंट में स्टार्ट किया और फिर उसको कौन से पॉइंट में एंड किया। तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंचा तब हमने फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट किया, और जब पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ के V2 से V3 हो गया, तब हमने फ्यूल का इंजेक्शन स्टॉप कर दिया। तो हमने फ्यूल का इंजेक्शन को कट ऑफ कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कट ऑफ रेशियो, दैट इज V3/V2। तो दिस इज डीजल साइकिल। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन के लिए हमने दोनों साइकिल इस्तेमाल किए, पीवी और टीएस प्लॉट, ताकि आप लोगों को क्लियर हो।
1 से 2 यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन, इसको हम एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, और वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन जिसमें हमको वर्क आउटपुट मिलता है, एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन, इफिशियंसी का डेरिवेशन। तो हम स्टार्ट उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ऑटो साइकिल में देखा था। 1 से 2 और 3 से 4 ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इन दो प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक, तो हीट का इंटरेक्शन कहाँ होगा? 2 से 3 प्रोसेस में और 4 से 1 प्रोसेस में। 2 से 3 में हीट का एडिशन होगा और 4 से 1 में हीट का रिजेक्शन होगा। तो अब हम देखते हैं कि हीट का एडिशन। ऑटो साइकिल में हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा था, यहाँ पे हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में होगा। तो यहाँ पे Q इन जो होगा, हीट एडेड क्या होगा? Cp इंटू T3 माइनस T2। अब जो हीट का एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट प्रेशर वाली ही लेंगे। तो ये हो गया Cp T3 माइनस T2, और ये हीट का एडिशन है फॉर यूनिट मास ऑफ फ्यूल और यूनिट मास ऑफ चार्ज। 4 to 1 में हीट का रिजेक्शन होगा, और हीट का रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो यहाँ पे Cv आएगा स्पेसिफिक हीट की जगह में, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा, एंड दिस विल बी T4 माइनस T1। ठीक है, तो हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन हो गया। अब हमको पता है जब हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड हम करेंगे तो हमको नेट वर्क आउटपुट मिलेगा। तो नेट वर्क आउटपुट यहाँ पे होगा Cp T3 माइनस T2 माइनस Cv T4 माइनस T1। अगेन हमने नेट वर्क आउटपुट निकाल लिया साइकिल का, और हीट एडेड निकाल लिया। ठीक, Cp T3 माइनस T2। तो हमको पता है साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है? साइकिल की इफिशियंसी होती है रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हीट का सप्लाई और वर्क डन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन, जो हमने Cp और Cv के टर्म में भी है, और यहाँ पे T3 माइनस T2। अब जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म Cp कैंसिल हो जाएगा, T3 माइनस T2 T3 माइनस T2। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे Cv बाई Cp आ गया, यहाँ पे Cv बाई Cp आ गया। ऑटो साइकिल के केस में यहाँ पे Cv बाई Cv था तो वो भी कैंसिल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब वो चीज नहीं होगी। तो हमको पता है Cv बाई Cp या Cp बाई Cv क्या होता है? गामा होता है। तो Cv बाई Cp दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हो जाएगा 1 बाई गामा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया हमारे पास, गामा, जो कि ऑटो साइकिल में नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये टेम्परेचर वाले टर्म यहाँ से हमको एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए। अगेन हमारा जो चार्ज है हम उसको एक आइडियल गैस मान रहे हैं, तो हम PV इज इक्वल टू MRT इक्वेशन यूज करेंगे, और हमारा जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, तो हम यहाँ पे PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे। हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है 1 से 2 और 3 से 4, तो हम वहाँ पे PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2, जो कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या लिख सकते हैं? T2 by T1 is equal to V1 by V2, that is compression ratio to the power gamma minus 1। ठीक, अब यहाँ पे T2 by T1 आ गया R to the power gamma minus 1, तो T2 क्या हो जाएगा? T1 into R to the power gamma minus 1। अब हमारा मेन एम क्या है? हम सबको सभी टेम्परेचर को एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए हम हर एक टेम्परेचर को हम T1 के टर्म में लिखेंगे। तो T2 आ गया हमारा T1 के टर्म में और कंप्रेशन रेशियो के टर्म में। ठीक, नेक्स्ट अब हम कंसीडर करते हैं प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 प्रोसेस कौन सा है? ये है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो V2 बाई V3 इज इक्वल टू V3 बाई T3 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक, क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे हम? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये PV इज इक्वल टू MRT देखिए आप, तो अगर मैं V और T को एक साइड कर दूं, मतलब V बाई T कर दूं और MR बाई P कर दूं, तो एम आर तो कांस्टेंट है ही, पी भी इधर आ गया तो पी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी कैन राइट V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3। तो यहाँ से हम T3 बाई T3 को T3 बाई T2 को V3 बाई V2 लिख सकते हैं, विच इज
कट ऑफ रेशियो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखिए ये जो T3 है ये हो जाएगा T2 इंटू आरसी, और T2 हमने T1 के टर्म में ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो इस यहां से हम T2 की वैल्यू रखेंगे T1 आर टू द पावर गामा -1 इंटू आरसी, तो T3 भी आ गया हमारा T1 के टर्म में, एंड हमको एक और नई टर्म मिल गई, दैट इज कट ऑफ रेशियो। अब हम आते हैं अपने प्रोसेस 3 टू 4 में। 3 टू 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। यहाँ पे अगेन हम लिख सकते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन को T4/T3 इज इक्वल टू V3/V4 इंटू गामा -1। अब यहाँ पे V3/V4 इज एक्सपांशन रेशियो, बट इट इज नॉट इक्वल टू द कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे V2 और V3 सेम वॉल्यूम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो T3 को इधर लेके गए राइट हैंड साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और V2 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर V3/V2 इंटू V2/V4 हम लिख सकते हैं। V3/V2 हमारा कट ऑफ रेशियो है, और V2/V4 क्या है, V4 इज नथिंग बट इक्वल टू V1। ये V4 क्या है, V1 के इक्वल है, क्योंकि हीट का रिजेक्शन हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में ही हो रहा है। तो देखिए ना, आप 1 से 4 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V4 कैन बी रिटन एज V1, तो V2/V1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो। तो अगेन हमने क्या किया, हमने इस वॉल्यूम को कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो T4 हमारा हो गया T3 RC/R⁻⁻1। अब T3 हम ऑलरेडी T1 के टर्म में निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ से T3 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमको T4 मिल जाएगा T1 R⁻⁻1 इंटू RC मल्टीप्लाइड बाई RC/R इंटू गामा-1। अब देखिए यहाँ से R⁻⁻1 है, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा R⁻⁻1। तो R⁻⁻1 R⁻⁻1 विल कैंसल्ड ईच अदर, और हमारे पास क्या बचेगा, RC मल्टीप्लाइड बाई RC⁻⁻1। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगा, पावर ऐड होगा तो हमको मिल जाएगा T4 T1 इज इक्वल टू T1 RC⁻⁻. तो हमने तीनों टेम्परेचर को T2, T3 और T4 टेम्परेचर को हमने किसके टर्म में रख लिया, T1 के टर्म में रख लिया। अब इसको हम इस इक्वेशन में, जो इफिशियंसी की इक्वेशन थी, T4 की जगह में T1 RC टू द पावर गामा रख देंगे, T3 की जगह में T3 T1 के टर्म में रख देंगे, T2 को T1 के टर्म में रख देंगे, और जब हम ऐसा रखेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। देखिए T1, सभी चीजें T1 के टर्म में आ गई, तो T1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके हम इसको कैंसल्ड आउट करेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर RC टू द पावर गामा-1 अपॉन -1 अपॉन T1 इंटू R टू द पावर गामा-1 RC माइनस R टू द पावर गामा-1। अब ये डिनोमिनेटर से ये T1 T1 कैंसिल हो जाएगा, और इस डिनोमिनेटर से R टू द पावर गामा-1 और कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमको एफिशिएंसी की मिलेगी 1 - 1 अपॉन R टू द पावर गामा-1 RC। अच्छा, यहाँ पे एक गामा भी रहेगा, ठीक, यहाँ पे एक गामा टर्म मिस है, तो यहाँ पे एक गामा भी रहेगा, RC टू द पावर गामा-1 अपॉन RC-1। तो दिस इज आवर फाइनल इफिशिएंसी इक्वेशन। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, प्रॉब्लम भी एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। अ डीजल इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 20। एक डीजल इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशियो 20 है, मतलब आर की वैल्यू 20 है, एंड कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 5% ऑफ द स्ट्रोक। अब ये स्टेटमेंट हमको समझना है कि कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 5% ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, जब हमारा पिस्टन V1 वॉल्यूम से V2 जा रहा है, दैट इज स्ट्रोक, और कट ऑफ क्या हो रहा है, 5% ऑफ स्ट्रोक। तो यहां से हमको वॉल्यूम निकालने में मदद मिलेगी, V3/V2 का रेशियो निकालने में मदद मिलेगी, कट ऑफ रेशियो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो इफिशियंसी है इट इज अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन रेशियो R V1/V2 20 दिया है, तो यहाँ से हमने V1 निकाल लिया 20 इंटू V2। अब हमको स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, V1 माइनस V2। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, volume when piston is at bottom dead center, and volume minus volume when piston is at top dead center. तो V1 minus V2, V1 क्या है 20 V2, तो इट कैन बी रिटन एज 20 V2 minus V2, दैट इज 19 V2। तो VS जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 19 V2 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, V3 minus V2 दिया हुआ है कि कट ऑफ कितने में हो रहा है,
5% ऑफ स्ट्रोक। तो V3 माइनस V2 विल बी 5% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहां से हमारा रिलेशन बनेगा V3 बाई V2 का, या V3 और V2 का, जो कि कट ऑफ रेशियो होता है। तो V3 क्या हो जाएगा, V2 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो अवर V3 विल बी 0.05 Vs प्लस V2, एंड दिस Vs इज 19 इंटू V2, ये हमने निकाला था जस्ट अभी। तो इस Vs की जगह में हम 19 इंटू V2 रखेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V3 क्या हो जाएगा, 1.95 इंटू V2। तो यहां से हमारा कट ऑफ रेशियो आ जाएगा V3 बाई V2 इज इक्वल टू 1.95। जैसे ही हमारा कट ऑफ रेशियो आया, हमारा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे पास कंप्रेशन रेशियो भी है, हमारे पास कट ऑफ रेशियो भी है, और हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला भी है। इस फॉर्मूले में हम रख देंगे सभी वैल्यू, आर की वैल्यू रख देंगे, आर सी की वैल्यू रख देंगे 1.95, आर की वैल्यू दी हुई है 20, गामा 1.4 हमको पता है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट efficiency of diesel cycle at 60.52%. So this is one problem of diesel cycle. एक और प्रॉब्लम देखते हैं अपन। देखिए, इन एन इंजन वर्किंग ऑन डीजल साइकिल, इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 1 बार एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। तो डीजल साइकिल की बात कर रहे हैं हम। डीजल साइकिल में इनलेट प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, इस टेम्परेचर को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो P1 और T1 की वैल्यू दी हुई। प्रेशर एट द एंड ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन इज 35 बार। तो जब हमारा कंप्रेशन खत्म हो गया, दैट इज P2 की वैल्यू दी हुई है 35 बार। Again, the ratio of expansion, that is after constant pressure heat addition is 5। यहाँ पे हमको रेशियो ऑफ एक्सपांशन दिया है 5। तो वी हैव टू कैलकुलेट हीट एडिशन की कितना हीट ऐड हो रहा है, हीट रिजेक्शन और इफिशियंसी ऑफ साइकिल। तो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन मिल गया तो हम इफिशियंसी तो निकाल ही सकते हैं, नॉर्मल जो हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं, और हम वर्क डन अपॉन हीट इनपुट वाले फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको गामा 1.4 लेना है, सीपी की वैल्यू 1.004 लेना है, और सीबी की वैल्यू 0.718 लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले प्रोसेस 1 से 2, कंप्रेशन रेशियो क्या होगा हमको वो निकालना पड़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो V1 बाई V2 इज इक्वल टू आर, दैट विल बी इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर 1 बाई गामा। ये कैसे आया, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, क्योंकि 1 से 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो हम PV टू द पावर गामा वाला इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो हमको वहां से मिलेगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर 1 बाई गामा। P2 दिया हुआ है 35, P1 दिया हुआ है 1, 1 बाई 1.4 करेंगे, और हमको हमारा कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा 12.674। तो पहला जो कंप्रेशन रेशियो इंपॉर्टेंट था वो हमने निकाल लिया। ठीक, नेक्स्ट अब हमको कट ऑफ रेशियो निकालना है। तो कट ऑफ रेशियो हमको पता है V3 बाई V2 होता है। अब V3 बाई V2 में हमने V1 और V1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक, अब V1 को जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमको पता है डीजल साइकिल में V1 और V4 सेम होता है, तो V3 बाई V4 रख दिया है। V1 की जगह में क्या रख दिया, V4 रख दिया, और हमको एक्सपांशन रेशियो 5 दिया हुआ है। ठीक, और एक्सपांशन रेशियो हमको 5 दिया हुआ है, और कंप्रेशन रेशियो हमने निकाल लिया 12.674। तो एक्सपांशन रेशियो यहाँ पे हम 12.674 रख देंगे कंप्रेशन रेशियो की जगह में, और यहाँ पे एक्सपांशन रेशियो की जगह में हम 5 रख देंगे। एक्सपांशन रेशियो क्या होता है, V4/V3, और यहाँ पे V3/V4 है, तो यहाँ पे V3/V4 की जगह में हमको 1/5 रखना पड़ेगा। तो हमने 12.654 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो हमको कट ऑफ रेशियो मिल गया। तो अब हम इफिशियंसी तो अभी भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक, अब हम आते हैं, क्योंकि हमको हीट एडिशन निकालना है, तो जब हमको हीट एडिशन निकालना है तो हमको सभी टेम्परेचर पता होने चाहिए, क्योंकि हीट एडिशन क्या होता है डीजल साइकिल में, Cp इंटू T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्शन क्या होता है, Cv इंटू T4 माइनस T1। तो हमको सभी टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू आर टू द पावर गामा माइनस 1 भी कर सकते हैं अपन, और ये P2 बाई P1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा आसान रहेगा कंप्रेशन रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना है, तो अब आर टू द पावर गामा माइनस 1 भी रख के इसको निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा वाला फॉर्मूला रखा है। तो T2 बाई T1 आ गया 2.76। अब T1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे।
2.76 इंटू 290 केल्विन। टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, तो इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 प्लस करके, तो 290 आ गया। यहां से जब हम सॉल्व करें तो हमको T2 मिल गया 801.7 केल्विन। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रोसेस 223, जो कि हमारा कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। वहां पे हमने डेरिवेशन के समय भी देखा था कि हम उसको लिख सकते हैं T3/V3 इज इक्वल टू T2/V2। अब T3 को एक साइड रख के सभी वैल्यू को इधर रखेंगे। हमको V3/V2 हमने निकाल चुका है, दैट इज कट ऑफ रेशियो, तो दैट इज 2.535, और T2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको T3 वैल्यू मिल जाए, तो तीसरा टेम्परेचर भी मिल गया। अब हम काम करते हैं चौथे टेम्परेचर के लिए, दैट इज T4। तो T4/T3 इज इक्वल टू V3/V4 टू द पावर गामा माइनस 1। V3/V4 एक्सपांशन रेशियो, वी नो V4/V3 एक्सपांशन रेशियो है, तो V3/V4 की जगह में हमको 1/5 रखना पड़ेगा। उससे टू द पावर 0.4, 1.4 माइनस 1, 0.4, और T3 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको T4 टेम्परेचर भी मिल जाएगा। तो अब हमको सभी टेम्परेचर मिल गए। सिंपल हम हीट एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, Cp T3 - T2। Cp 1.004 क्वेश्चन में दिया हुआ था, T3 और T2 हमने निकाला है, वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट 1235.5 किलो जूल पर केजी हीट एडिशन हुआ। हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, Cv T4 - T1। Cv की वैल्यू 0.717 दी हुई है, और T4 और T1 दिया हुआ था, T4 अभी हमने निकाला, वैल्यू रखेंगे तो हमको हीट रिजेक्शन मिल जाएगा। ये दो चीज पूछा था। उसके बाद इफिशियंसी पूछा है। इफिशियंसी हम या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकते हैं, क्योंकि कौन से फॉर्मूले से, जो इफिशियंसी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, या फिर हम हीट ऐड और हीट रिजेक्टेड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन, तो उसको भी रख के हम निकाल सकते हैं 54.9%। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला रख के, जो डेरिवेशन से फॉर्मूला आया है, उसमें वैल्यूज रख के कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो की निकाल के देखिएगा जरूर, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। और अगर सेम आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मैसेज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द अवर डीजल साइकिल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अब हम आते हैं डुअल साइकिल। डुअल साइकिल क्या है, डुअल साइकिल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, ये दोनों साइकिल की कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कैसे है, देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस इतना ही था कि ऑटो साइकिल में जो हीट का एडिशन होता था वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था, डीजल साइकिल में जो हीट का एडिशन होता था वो कांस्टेंट प्रेशर में होता था। तो डुअल साइकिल नाम से ही पता लग रहा है कि ये दो साइकिल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो हीट का एडिशन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम में भी होगा और कांस्टेंट प्रेशर में भी होगा। पार्शियल हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, and partial heat addition will take place at constant pressure. So this is the only difference, or we can say that this is the different by which dual cycle is there from auto and diesel cycle. ठीक, तो ये हमारा पीवी प्लॉट है। 1 से 2 सिमिलर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और 4 से 1 फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन विच इज अवर पावर स्ट्रोक। तो ये टीएस प्लॉट में हमको इस तरह से दिखेगा। जो हीट का एडिशन है उसके लिए हमको दो कर्व बनाने पड़ेंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का और एक कांस्टेंट प्रेशर का। और इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है नॉर्मली, इसीलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर हमको याद है तो भी काफी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑटो और डीजल साइकिल है। तो दिस कंप्लीट्स आवर साइकिल, दैट इज कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।